नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। सभी छात्रों से विनम्र विनती रहेगा कि सेशन को एक बार से दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको मिलने वाला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। जेएसएससी सीजीएल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सामान्य अध्ययन से कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? कुल 30 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, और मैंने इस सेशन में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पर जारी किए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर के नाम पर जारी किए थे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। फर्रुखसियर की बात कर लिया जाए तो उत्तर मुगल काल का तीसरा शासक होता है। इसका शासनकाल कब से कब तक होता है? 1713 से 1719 तक। कब से कब तक? 1713 से 1719 तक इसका शासनकाल रहता है। फर्रुखसियर को बादशाह बनाया किसने था? सैयद बंधुओं ने इसे बादशाह बनाया था। फर्रुखसियर जब एक असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है दोस्तों, तब एक अंग्रेज डॉक्टर जो है, जिसका नाम हैमिल्टन होता है, वह उसका इलाज करता है, और इसी कारण फर्रुखसियर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे देता है। और अंत में याद रखिएगा दोस्तों, 1719 में सैयद बंधुओं ने ही उसे गला दबाकर मार देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए घटनाओं को सही समय क्रम में व्यवस्थित करें। पहला, अगस्त प्रस्ताव। दूसरा, क्रिप्स इंडिया मिशन, बॉम्बे विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन। सही समय क्रम में व्यवस्थित करें और आंसर कीजिए फटाफट। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली घटना क्या होती है? अगस्त प्रस्ताव पारित होती है। कब पारित होती है? 1940 में पारित होती है। दूसरी घटना यहाँ क्रिप्स मिशन की होती है। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? मार्च 1942 में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। तीसरी घटना भारत छोड़ो आंदोलन की होती है। कब होती है? 8 अगस्त 1942 को। और चौथी घटना बॉम्बे विद्रोह होता है दोस्तों। ये कब होता है? 1946 में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 4 3। आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वैली की हत्या 1909 में किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल धिंगरा ने की थी। कर्जन वैली की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो कर्जन वैली ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। इसकी हत्या मदन लाल धिंगरा ने कहाँ पर की थी? लंदन में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? लंदन में कर दी थी। मदन लाल धिंगरा ने उन्हें कितनी गोलियां मारी थी? 5 गोलियां मारी थी, और आखिरी गोली खुद को मारनी चाहिए, लेकिन उसे पकड़ लिया गया 23 जुलाई 1909 को। इस डेट को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। 23 जुलाई 1909 को उन पर अभियोग चलाया जाता है, और 17 अगस्त 1909 को लंदन के, याद रखिएगा, लंदन के पेंट विले जेल में उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध इनमें से किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन से, गांधी जी का पहला अनशन या गांधी जी का पहला आश्रम से। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध इनमें से किससे है? फटाफट आंसर को करते चलिएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक से है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी पहली बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यह बैठक जो है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे था? सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा या विधवा पुनर्विवाह? सही आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह से था। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था। कब पारित किया गया था? 28 सितंबर 1929 को यह पारित किया गया था। इसमें लड़कियों की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। लेकिन इसे बाद में संशोधन कर दिया जाता है और लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष कर दिया जाता है और लड़के की विवाह की आयु कितना कर दिया जाता है? 21 वर्ष कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6। शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। शरावती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है और यहीं पर आपको देखने को मिलता है गरसोपा जलप्रपात या जोग जलप्रपात। क्लियर? इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 1035 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन की क्षमता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? बबली परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर है। बबली परियोजना किस राज्य सरकार की परियोजना है दोस्तों? महाराष्ट्र की परियोजना है और किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। और बबली परियोजना को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद है? महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच विवाद है। गोदावरी नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी उपरोक्त में किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन तीनों राज्यों से होकर चंबल नदी गुजरती है। चंबल नदी की बात कर लिया जाए तो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव पर्वत के वांगचू पॉइंट से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती इसकी सहायक नदियाँ हैं। किन किन राज्यों से होकर यह गुजरती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन तीन राज्यों से होकर यह गुजरती है और मध्य प्रदेश
और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस पर आपको देखने को मिलता है 4 जल विद्युत परियोजना: गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना और कोटा बैराज जल विद्युत परियोजना। चुलिया जलप्रपात की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो चुलिया जलप्रपात आपको इसी नदी पर देखने को मिलता है। चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 19 मीटर की ऊंचाई से यह गिरती है। चंबल नदी की लंबाई की बात कर लिया जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आसान सा सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर देखने को मिलता है? महानदी पर आपको देखने को मिलता है। महानदी पर आपको देखने को मिलेगा हीराकुंड बांध, और संबलपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसका निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1948 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था? 1957 में यह बनकर तैयार हो गया था। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात कर लिया जाए तो 347.5 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। अन्य बांधों की बात कर लिया जाए तो आपको कोयना बांध कहाँ पर देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। इडुक्की बांध केरल में देखने को मिलेगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। इंदिरा सागर डैम आपको देखने को मिलेगा एमपी में, जबकि टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस राज्य में बहने वाली नदी है? महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली नदी है। तो पैनगंगा वर्धा की उपनदी है। किसकी उपनदी है? वर्धा की उपनदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? बुल्ढाना, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के अजिंठा ग्राम से होता है। वर्धा नदी का संगम जो है आगे चलकर वैनगंगा से हो जाता है, और इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है दोस्तों? प्राणहिता नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर प्राणहिता नदी जो है, प्राणहिता नदी का विलय गोदावरी नदी में हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? विधानसभा की बात कर लिया जाए तो विधानसभा में भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि एमएलसी बनने के लिए यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन किया गया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है दोस्तों। पहली स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भ्रमण की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवा, देश के किसी भी भाग में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और छठी स्वतंत्रता है देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो है दोस्तों
भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की बात कर लिया जाए तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग की स्थिति में अनुच्छेद 65 के तहत वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। इसे पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति इसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 69 के अंतर्गत। क्लियर। और इसकी कार्यकाल कितना होता है? इसकी कार्यकाल 5 वर्ष की होती है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। क्लियर। चलिए वर्तमान में यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। ये जगदीप धनखड़ साहब हैं जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी? कुल 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1985 में जोड़ी गई थी, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। वहीं 12वीं अनुसूची की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया था। कुल 12 अनुसूची में पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों? पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश आप सभी जानते होंगे दोस्तों 8 है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारी शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची की बात कर लिया जाए दोस्तों, इसमें 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? भूमि सुधार संबंधी प्रावधान से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है और इसके अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं और कुल कितने विषय दिए गए हैं? कुल 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची की बात कर लिया जाए दोस्तों, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? नगर निकाय से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश के समान है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम के समान है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है? यूएसए के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, निर्वाचक मंडल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कमांडर के रूप में होता है उसका प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिया जाए तो देश के भीतर राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कनाडा से क्या क्या लिया गया दोस्तों? संघात्मक विशेषता, अशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1969 से 1974 तक चली थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति। परमाणु परीक्षण याद कर लीजिएगा दोस्तों, 18 मई 1974 को होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितना रखा गया था दोस्तों? 5.7% रखा गया था। 5.7% रखा गया था, लेकिन वास्तविक विकास कितना हुआ? 3.3%। किस मॉडल पर आधारित था यह? अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित था, और इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में है। भारतीय बागवानी संस्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन गरीब देशों की मदद करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईडीए गरीब देशों की मदद करता है। आईडीए की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब होती है? 24 सितंबर 1960 को होती है। कब होती है? 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, और यह विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। यहाँ डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसे विश्व बैंक की रियायत ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण देने वाली खिड़की के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इससे प्राप्त ऋण पर कोई भी ब्याज नहीं देना होता है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 173। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे। दुर्गापुर किसके सहयोग से स्थापित स्टील प्लांट था? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला की बात कर लिया जाए तो जर्मनी के सहयोग से यह बनाया गया था। भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनका निर्माण किया गया था, जबकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में कब होती है? 1965 में होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में हुई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में होती है, और यह वर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस इंटरनेशनल ऑस्टेरॉयड डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। किस कारण मनाया जाता है? क्षुद्र ग्रह की प्रभाव के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह एक चट्टानी पिंड है जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस
यानी इंटरनेशनल MSME डे किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 27 जून को मनाया गया था। MSME की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 27 जून को वर्ल्ड MSME दिवस मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? दुनिया भर में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। क्लियर? सबसे पहले यह किस वर्ष मनाया गया है? 2017 में यह सबसे पहले मनाया गया था। MSME वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि यह रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में रैंक क्या है? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 100वां रैंक है। फीफा रैंकिंग की बात कर लिया जाए दोस्तों तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में पहला स्थान किस देश को मिला है? अर्जेंटीना को मिला है। अर्जेंटीना को पहला स्थान मिला है। क्लियर? रैंकिंग कब जारी की गई थी? 6 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी। क्लियर? इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ज्यूरिक में है। ज्यूरिक कहाँ है? जॉर्जिया में है। फीफा के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 211 सदस्य देश हैं और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में जीता है? तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। क्लियर? तमिलनाडु ने किस राज्य को हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा को हराकर तमिलनाडु ने यह खिताब जीता है। कितने अंतर से हराया है हरियाणा को? 2-1 के अंतर से हराया है। क्लियर? चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में TS सिंहदेव को नियुक्त किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। TS सिंहदेव यानी त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए दोस्तों तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। क्लियर? दोस्तों सामान्य अध्ययन का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।